हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेसेस में कैसे होती है। आप लोगों ने सब में पढ़ा होगा कि ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, या प्लेन सरफेस। वो क्या है, एक प्लेन सरफेस था। अब हम पढ़ेंगे अगर सरफेस आपका थोड़ा सा कर्व्ड हो, यानी कि कैसा हो, ऐसा हो, स्फेरिकल हो, तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है। जैसे कि आप लेंस ले लोगे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो उनमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे हम, और उसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। उसके बेस पर काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी। तो पहले डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेसेस के डायग्राम में क्या है। हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया है, सही है। हमने बोला है कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होगा O पे, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई होगी, एक मैंने एंगल पे भेजी है और एक स्ट्रेट इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। तो दो रेज ऑफ लाइट भेजी है, आएंगी तो ज़्यादा, बट हम बात करते हैं कि हम दो भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ये रही नॉर्मल, ये जो लाइन है ये है नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस। तो आपको पता होगा अगर एक स्फेरिकल सरफेस है ऐसा गोल, तो यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री की लाइन मारूंगा तो वो हमेशा सेंटर में से पास करेगी। तो ये नॉर्मल हमेशा ही इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा। गॉट इट। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसकी नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर डिस्टेंस दूर, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, नॉर्मल हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास करती है। पक्का समझे, सही है। ये मीडियम रेयर है, ये डेंसर है, ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है। तो रे ऑफ लाइट N1 मीडियम से N2 में जा रही है, सही है। पहली बात तो हमने माना जहां पर ये रे टकराई इस मिरर को, तो वो H हाइट ऊपर टकराई, मिरर कह रहा हूँ, स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन हो रही है, सही है। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया MP डैश, सही है। अब ये इंसिडेंट रे का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा है, नॉर्मल का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा है, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा है, सॉरी अल्फा लिख दिया, ये है गामा, ये है गामा, सही है। अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहे हैं, एक इंसिडेंट रे का, एक नॉर्मल का और एक रिफ्रैक्टेड रे का। क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 रहा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल का एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल θ2, यानी कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहां तक समझ में आया होगा। इसके डेरिवेशन के लिए आपको चार बातें एज्यूम करनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि आप मानते हो कि जो इंसिडेंट रे है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये है, ये सारी की सारी पैरा एक्सियल है। कैसी हैं? पैरा एक्सियल है, पैरा एक्सियल रेज है। ये पैरा एक्सियल रेज का क्या मतलब हुआ? पैरा एक्सियल का मतलब ये है कि ये जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ये बिल्कुल ही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास जा रही है। अरे बड़ी सारी रेज निकल रही होंगी ना, तो ये ज़्यादा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास पास जा रही हैं। ऐसे मैंने तो थोड़ा जूम करके बनाया है, तो बिल्कुल पास पास जाएंगी, बिल्कुल पास पास जाएंगी। इसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा वेरी स्मॉल है, याद रखेंगे। अल्फा, बीटा और गामा वेरी 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 स्मॉल है, और θ1 और θ2 है जो, वो भी वेरी वेरी स्मॉल है, वो भी वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। θ1 θ2 वेरी वेरी स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा वेरी वेरी स्मॉल है। और हम मानते हैं कि ये जो MP डैश पॉइंट गिरा ना, परपेंडिकुलर जो हमने गिरा यहाँ से, ये परपेंडिकुलर पॉइंट गिराया है, ये पॉइंट P पॉइंट है जो, वो टेंड्स टू P डैश ही है। हम मानेंगे कि इतने पास पॉइंट्स है ये कि P और P डैश एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं, जब ये गिरेगा तो बिल्कुल इसके पास ही गिरेगा। तो हम मानते हैं P और P डैश तो सेम से ही पॉइंट है। तो ये सारी अजम्पशंस हैं। पैरा एक्सियल बहुत पास पास जा रही हैं, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, θ1 θ2 बहुत छोटा है, और P और P डैश एक ही पॉइंट को मानकर चलेंगे, सही है। ओके, पक्की बात, सही है जी। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन की तरफ चलते हुए आपको एक बात याद रखनी है। पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन से वाला, कोई सा ले लेते हैं। देखो पहले हम ट्राइंगल लेंगे MOC,
या OMC, MOC OMC। देखो इस ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊँ ऐसा, तो ये रहा एक्सटर्नल एंगल। देखो ये वाला एंगल एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल एंगल इन दो इंटरनल एंगल्स के इक्वल होगा। समझ में आई बात? ये OMC एंगल लिया, ये एक्सटर्नल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल इसके ऑपोजिट इंटरनल एंगल, इन दोनों के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कौन सा ट्राइंगल लिया? OMC। नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, मैं नहीं लिख रहा, जगह की कमी है, तो आप लोग पूरा लिखेंगे। समझ में आई? ठीक है, तो θ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्यों? एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। सही है जी, इसको इक्वेशन को नाम दे दो 1। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा लेंगे? ये वाला MCI या CMI। CMI में देखो ये एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल दो ऑपोजिट एंगल, इन दोनों के बराबर होगा। क्या होगा? CMI में ट्राइंगल लिख देता हूँ, CMI में जो एंगल बीटा होगा वो इक्वल होगा θ2 प्लस गामा के। तो यहाँ से θ2 निकल आएगा, θ2 आएगा बीटा माइनस गामा। तो इसको दो इक्वेशन नंबर 2। θ1 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, θ2 की वैल्यू है बीटा माइनस गामा। आगे इक्वेशन में काम आएगी, इसको नोट करके रखें। सही है जी, ओके, वेरी गुड, सही है। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसको कहीं लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं। θ1 की वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा और θ2 की वैल्यू आई है बीटा माइनस गामा। तो अब इसको कर देंगे हम रब, अब इसको कर देंगे रब, क्योंकि इसका काम हो चुका है। यहाँ पर कुछ और भी तो लिखेंगे, जगह की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, डायग्राम बन गई है बड़ी तुम्हें दिखाने के लिए। सही है जी, तो चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इस सरफेस के ऊपर हम ना स्नेल्स लॉ लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ सबको पता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू ये वाई अपॉन आर, है ना, याद होगा ये तो याद होगा ना सबको। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं सर? भूल जाते हैं, साइन आई अपॉन आर करना, क्या करना? सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। ये था N1, तो जिस मीडियम से रे आई, जिस मीडियम से रे आई है उसको लिखो N1, और उसके साथ क्या एंगल बन रहा है? इस मीडियम में क्या एंगल बन रहा है इंसिडेंस का? तो साइन θ1। कौन से मीडियम में गई? N2 में। और उसके साथ क्या रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है? तो साइन θ2। सही है, बात बन गई, ये स्नेल्स लॉ लग गया। आप साइन θ बाय साइन θ2 N2 बाय N1 लिखते थे, मैं भी वही लिख रहा हूँ। सही है, ओके, समझ में आई बात? पक्की बात, इसको लगाओ। अब देखते हैं हम tan अल्फा की वैल्यू। देखो tan अल्फा की वैल्यू निकालो, tan अल्फा की वैल्यू निकालो। tan अल्फा ये रहा, tan अल्फा इस ट्राइंगल में रहा, tan अल्फा होता है P बाय B, तो P रहा ये, B रहा ये, तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू H बाय माइनस U। साइन कन्वेंशन याद रखना, इस लेंस के इधर पड़ी है तो इधर वाली सारी डायमेंशंस माइनस में होंगी, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। सही है, याद रखोगे तो माइनस U लिखूंगा मैं। ऐसे ही tan बीटा निकालो, ऐसे ही tan बीटा निकालो, tan बीटा निकालो। tan बीटा कहाँ गया? ये रहा, इस ट्रायंगल में tan बीटा निकलेगा, तो ये भी आएगा P बाय B, P ये रहा, B ये रहा, तो मैं लिख दूंगा H बाय R। देखो P और P डैश एक ही पॉइंट है, तो मैं इसका डिफरेंस को R लिख दूंगा। सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही tan अल्फा निकाल लेंगे, सॉरी tan गामा निकाल लेंगे। tan अगर गामा निकालूंगा इसी में अगर tan गामा निकालूंगा तो ये बन रहा, ये डिस्टेंस होगा V, इमेज का डिस्टेंस होगा ना ये, तो इसको भी निकाल दूंगा मैं H बाय V। अब देखो समझने वाली बात ये है कि सर ये कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, हमें नहीं पता, तो हम tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा पुट कर देंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि θ1 θ2 बहुत छोटे हैं। जब भी θ1 θ2 बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाते हैं, साइन थीटा और थीटा इक्वल हो जाते हैं। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखोगे तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ N1 θ1 इज इक्वल टू N2 θ2। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो साइन थीटा और थीटा इक्वल होते हैं। जो नॉन मेडिकल के बच्चे उनको पता होगा, जो मेडिकल कर रहे हैं वो नोट कर लें। सही है,
तो n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल तब होती है जब थीटा बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू tan के इक्वल भी होती है, मतलब जब थीटा बहुत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होती है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा बीटा गामा tan अल्फा tan बीटा tan गामा के इक्वल हो जाएंगे। सही है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम tan अल्फा और tan बीटा और tan गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जहां भी अल्फा बीटा गामा दिखेगा वहां पर ये tan अल्फा tan बीटा और tan गामा की वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ में आई बात? पहले तो थीटा और थीटा 2 की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर ये था, ये रही थी थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू, हम पुट करते हैं। n1 थीटा 1 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, n2 बीटा माइनस गामा। सही है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा माइनस गामा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। सही है जी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अल्फा की जगह हम tan अल्फा पुट कर देंगे, बीटा की जगह हम tan बीटा पुट कर देंगे, गामा की जगह हम tan गामा पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे हैं, तो जब छोटे होते हैं तो tan की वैल्यू उनके इक्वल होती है। तो यहाँ पुट करेंगे तो लिखेंगे n1 अल्फा की जगह tan अल्फा ये रहा, बाद में रब कर दूंगा इसलिए अभी पुट करा रहा हूँ, अपॉन u, u ऊपर चला जाएगा तो माइनस h बाई यू कर सकता हूँ। सही है, प्लस बीटा h बाई आर इज इक्वल टू n2, और बीटा कितना है h बाई आर माइनस गामा, गामा कितना है h बाई v। सही है जी, इसको करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कहाँ करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। सही है, इसको रब करते हैं हम, यहाँ सॉल्व करेंगे, उधर जगह नहीं है ना, तो इसको भी रब कर देते हैं, इसका काम भी हो चुका है। तो यहाँ से इसको, यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, इनमें से h कांस्टेंट है तो h को बाहर निकाल लेंगे, h को बाहर निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, h को बाहर निकालता हूँ, n1 h यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब ये माइनस है तो इसको उधर ले जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाई आर माइनस 1 बाई यू कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर दिया मैंने सिर्फ इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि माइनस था इसको उधर लिख दिया। सही है, इधर भी h को बाहर निकालूंगा, n2 h को बाहर निकाला, बचा क्या 1 बाई आर माइनस 1 बाई वी। समझ में आई? तो h से h मर जाएगा, h से h मर जाएगा। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम क्या करेंगे, आर आर वाले एक साइड कर देंगे और बाकी एक साइड कर देंगे। तो देखो इधर क्या बनेगा, इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा n1 बाई आर। सही है, इधर n2 बाई आर बनेगा, इसको इधर ले आऊंगा तो बनेगा n2 बाई आर इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं, ये n1 बाई यू उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n1 बाई यू उधर जाकर प्लस होगा, और इधर बचेगा n2 बाई वी। सही है, n2 बाई वी। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो यहां से r कॉमन लूंगा, इसमें से r कॉमन लूंगा, इसमें से r कॉमन लूंगा तो बनेगा क्या, n1 माइनस n2 बटे r, दोनों के r लिख सकता हूं, और इधर लिख सकता हूं मैं, इधर लिख सकता हूं n1 माइनस n2, और इधर लिख सकता हूं n1 बाई यू माइनस n2 बाई वी। सही है जी, ये इक्वेशन बनी आपकी, और इसको बोलते हैं आप, जब भी रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस होगी तो इसको फॉर्मूला को यूज करोगे। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो वीडियो को, समझ में आएगा। एक बात याद रखना सर, n1 और n2 क्या लेंगे, n1 और n2 क्या लेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन n2 कौन n1। सही है, तो इसके लिए याद रखेंगे कि n1 वो मीडियम जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, इधर से आ रही है तो n1, ये डेंसर रेयर कुछ भी हो सकता है, याद रखना। जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वो n1 लोगे, जहां रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है उसको n2 लेंगे। अब उल्टा भी हो सकता है, इधर से रे ऑफ लाइट आती तो ये n1 होता, उधर जाती तो वो n2 होता। समझ में आई बात? तो आप इसको कैसा भी कर सकते हो, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे, आपको सारी वैल्यूज दे रखी होगी, n1 n2 v r u, एक वैल्यू निकालने को बोल देंगे तो आप आराम से इसको निकाल लोगे। तो इसके साथ ही ये टॉपिक होता है खत्म। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आई बात। ठीक है जी, ओके। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करें, खुश रहिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों।